गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टैंडर्ड के डेली एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए आज क्या देखने वाले हैं। ये क्या देख रहे हैं, विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी। बहुत ज़बरदस्त लेख है, कनिका दत्त ने एक्सप्लेन किया है कि कोई भी क्राइसिस आ जाए, जैसे पैंडेमिक हो गया या युद्ध हो गया, कहीं भी जब भी बहुत बड़ा क्राइसिस आता है इकोनॉमी को लेके क्या, किसी भी चीज़ को लेके बहुत बड़ा क्राइसिस आता है, तो हम टेम्परेरी जो है इंडिया टेम्परेरी सोल्यूशन करता है, या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट, अपनी इंडियन गवर्नमेंट टेम्परेरी सोल्यूशन करती है, न कि कोई बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करे। हर बार यही होता है, और इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि क्या हर बार किया जा रहा है, कि हर बार क्या हो रहा है, टेम्परेरी सोल्यूशन किया जा रहा है, चाहे हेल्थ सेक्टर का हो, चाहे इकोनॉमी में कोई रिफॉर्म करना हो, तो टेम्परेरी चल रहा है। कोई बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं किया जा रहा है जिससे लॉन्ग टर्म के लिए फायदा हो जाए या हम मजबूत हो जाए। तो वही हमें इसमें एनालाइज करना है, सारा एनालिसिस हुआ है, बात करेंगे। कोर आइडिया क्या है कि कितना भी बड़ा संकट आ जाए, जैसे कोविड-19 आ जाए, हीट वेव आ जाए, साइक्लोन आ जाए, सूखा पड़ जाए, हम इन सबको बेहतर तरीके से संभालते हैं। मतलब कि क्विक जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, क्विक रिस्पॉन्स, वो जबरदस्त होता है, यानी हम रिस्पॉन्सिव रहते हैं, लेकिन कोई लंबा बड़ा रिफॉर्म हम नहीं करते। ठीक है, तो असली समस्या क्या है, क्राइसिस से सीख कर परमानेंट हमें रिफॉर्म करना रहता है, लेकिन हम करते नहीं है। ये आ गया तो हम क्विक रिस्पॉन्स, मतलब तुरंत का तुरंत हम जाके कर देते हैं, लेकिन कोई स्ट्रक्चरल समस्या बनी रहती है, तो हम कोई बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करते। ठीक है, समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है। इसमें हम केवल थोड़े समय के लिए पहुंच जा रहे हैं सुधार करने के लिए, लेकिन इन सब के लिए कोई बड़ा रिफॉर्म करना हो, यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना हो, वो नहीं कर रहे हैं। देखिए, इंडिया की क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रांग है, लेकिन टेम्परेरी है। देखिए, सरकार क्या है, प्रोएक्टिव कदम लिए, साइक्लोन में लोगों को पहले ही इवैक्यूएट कर लिया, कोल सप्लाई मैनेज की, हीट वेव में एनर्जी डिमांड्स हैंडल की, सब ठीक है, यानी इमीडिएट रिस्पॉन्स अच्छा है। लेकिन क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी कमजोर है। इस आर्टिकल में आपको यही मिलेगा। इसे पूरा कोर आइडिया भी क्या बनाया जा रहा है, भूमिका दी जा रही है आपको। ये सब में सब बेहतर है कि हम कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारा नहीं बन रहा है, उससे हमें इकोनॉमी में काफी नुकसान भी हो रहा है। देखिए, बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि हर क्राइसिस के बाद हमें सीख मिलती है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम उस सीख को परमानेंट पॉलिसी में कन्वर्ट नहीं करता। मतलब आप अपने ऊपर ले लीजिए, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, खूब झेला उस प्रॉब्लम को, तो आपको एक बार दिमाग खुल जाता है कि यार अब ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हम अभी इस पचड़े में नहीं पड़ना है। ऐसा कुछ होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हैं, उससे सीखते हैं। हमें भी सीखना है क्राइसिस से, कि सीख के कोई बड़ा रिफॉर्म कर ले, लेकिन हम सीख ही नहीं रहे। बस उस ये कर रहे हैं कि हाँ, चलो चलो ठीक है, अभी का भी है तो देख लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। टालने की प्रवृत्ति बनी हुई है, कोई लॉन्ग टर्म रिफॉर्म नहीं है। तो वही बता रहा है। एग्जाम्पल के लिए, कोविड-19 के बाद जो है हेल्थ सिस्टम मजबूत होना चाहिए था, लेकिन अभी भी क्या है, डॉक्टर्स की कमी है, बेड्स की कमी है, पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग बहुत कम है। अभी हम इसको पूरा देखेंगे, ग्राउंड रियलिटी। ये एग्जाम्पल है ना, इसका पूरा का पूरा ग्राउंड रियलिटी देखेंगे। देखिए, इंडिया का हेल्थ सिस्टम, ग्राउंड रियलिटी डेटा के साथ देखेंगे। पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग हमारा बहुत कम है। इंडिया का पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है, लगभग 1.8 टू 2% ऑफ जीडीपी। मतलब जीडीपी का 1.8 से 2% तक हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हेल्थ पे। टोटल यानी पब्लिक और प्राइवेट मिला के पूरा देखेंगे तो कितना होगा, 3.3 से 3.8% ऑफ जीडीपी। ठीक, कंपेयर करेंगे डब्ल्यूएचओ से, तो डब्ल्यूएचओ क्या कर कहता है कि जीडीपी का 5% पब्लिक स्पेंडिंग होना चाहिए। आपका जितना जीडीपी है उसका 5%। मान लीजिए आपकी जीडीपी 100 है, ठीक है, तो जीडीपी का 5% इन्वेस्ट करना होगा हेल्थ पे। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ये केवल पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर है, और प्राइवेट और पब्लिक मिलाएंगे तो भी 3.3 से 3.8 तक जाएगा केवल। मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, ये स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा है। और इंडिया डब्ल्यूएचओ बेंचमार्क का आधा भी स्पेंड नहीं कर रहा है। समझ में आ गया होगा। अब डॉक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखिए। इंडिया में क्या है, डॉक्टर की डेंसिटी कितना है, 1,000 लोगों पर 1 से 1.3, ठीक, अप्रॉक्स रेंज। डब्ल्यूएचओ का स्टैंडर्ड क्या है, 1,000 पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। अभी आपको लगेगा कि ये ठीक तो है, 1,000 पे 1 डॉक्टर होना चाहिए, और हम तो 1 से 1.3 पे है। तो क्या लिखा है, देखिए, मिनिमम। इसमें दिक्कत है, अभी आप इसको ध्यान में रखिएगा। अभी हम इस डेटा को ध्यान में रखिएगा, हम आगे इस डेटा पे बात करने वाले हैं, आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है पहले इसमें। ठीक है, रियलिटी क्या है, रूरल एरियाज में रेशियो और भी खराब है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, स्पेशलिस्ट की शॉर्टेज है। रिजल्ट क्या है कि प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है।
समझ में? अभी इस डेटा को ध्यान में रखिएगा, अभी इस पे डिटेल में हम बात करेंगे। अब देखिए आउट ऑफ पॉकेट खर्च, यानी ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब आप टैक्स भर रहे हैं, आप टैक्स पेयर हैं, हमने टैक्स भरा तो गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद भी है कि हेल्थ सेक्टर में कुछ इन्वेस्ट करेगा तो हमारे जेब पे बोझ नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि हम टैक्स भी भर रहे हैं। तो क्या होता है, हम टैक्स भी भर रहे हैं और हेल्थ की बात आती है तो हम अपने ही जेब से पैसा खर्चा करके अपना इलाज ज्यादा करा रहे हैं। ठीक है, ये है आउट ऑफ पॉकेट खर्चा। मतलब टैक्स पे किया, अब इस टैक्स पे में गवर्नमेंट आपको हेल्थ से जुड़ी सुविधाएं देती है, लेकिन क्या हो रहा है, इतना लचर व्यवस्था है कि आपको अलग से टैक्स पे करने के बाद भी आपको अपने जेब से यानी आउट ऑफ पॉकेट खर्च करना पड़ रहा है प्लस। ठीक है, तो इंडिया में हेल्थ खर्च का बड़ा हिस्सा खुद ही लोग देते हैं, यही लिखा आउट ऑफ पॉकेट, यानी पब्लिक शेयर सिर्फ 30 to 48% तक ही है। पब्लिक शेयर सिर्फ, यानी गवर्नमेंट खर्च कर रही है जो इतना, वो उसमें भी कितना करप्शन होता है आपको अच्छे से पता है। कंपेयर टू यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, ये क्या करते हैं 80%, ऑलमोस्ट 50%, एंड पब्लिक फंडिंग, गवर्नमेंट फंडिंग यहाँ की गवर्नमेंट जनता को देती है, इतना खर्चा करती है। ठीक है, तो लोग अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, यानी गरीबी बढ़ती है। जब भी हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए गरीब लोग पैसा अपने जेब से ज्यादा डालते हैं, देते हैं, बड़ा खर्च करते हैं, तो कहते हैं वो विशियस साइकिल में फंसते हैं। मान लीजिए गरीब है कोई, गवर्नमेंट का सपोर्ट हेल्थ से जुड़ा नहीं मिला, अब किसी गरीब को बड़ी बीमारी है तो क्या करेगा, वो लोन ले लेता है। फिर ठीक है, लोन लेके इलाज कराए, अब इस लोन को भरते भरते उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है, क्या एकदम गरीबी में फंस जाता है। तो अभी इसमें आपको डेटा भी मिलेगा कि हेल्थ से जुड़े हुआ लोन लेने के बाद वो तो गरीबी में धकेल दिए गए। ठीक है, लोग ये इसके कारण आउट ऑफ पॉकेट खर्च के कारण, गवर्नमेंट से उम्मीद थी, गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया और वो गरीबी में धकेल दिए गए। तुलना देख लीजिए इंडिया और अदर कंट्रीज का। इंडिया क्या कर रहा है, हेल्थ पे कितना खर्च कर रहा है, 3.3 ऑलमोस्ट। यूके क्या कर रहा है, 9 to 10% ऑफ जीडीपी। जर्मनी 10 to 12%, यूएसए 17%। कंपैरिजन देख लीजिए। ठीक है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, टैक्स भी कलेक्शन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इनको कितना मिलता है, मतलब टैक्स भर रहे हैं यूके जैसा, जबरदस्त तरीके से यूके जैसा टैक्स किया जा रहा है, और इनको सर्विसेज कैसा दिया जा रहा है, सोमालिया जैसा, ये हालत है। ठीक है, तो इंडिया अभी बहुत पीछे है इस मामले में। पब्लिक स्पेंडिंग कंपैरिजन देख लीजिए, ये क्या था, जीडीपी के हिसाब से हम देख रहे थे हेल्थ स्पेंडिंग, अब पब्लिक स्पेंडिंग कंपैरिजन। इंडिया 2% ऑफ जीडीपी, वियतनाम 3% ऑफ जीडीपी, थाईलैंड 4.5 to 5% ऑफ जीडीपी, यूके 6 to 9% ऑफ जीडीपी। ठीक है, ये इंडिया अपने ही इनकम लेवल वाले देशों से भी पीछे है, सेम इनकम लेवल यानी मिडिल इनकम, सब मिडिल इनकम में है, तो मिडिल इनकम वालों में भी सबसे पीछे है ये, इन देशों में भी, ये जो हमारे पड़ोसी पास में ही रहने वाले देश है उनसे भी। अब देखिए पर कैपिटा स्पेंडिंग कितना है इंडिया में, पर ईयर पर पर्सन $80। ठीक है, और यूएसए से तुलना कर लेंगे तो हजारों डॉलर पर पर्सन। अभी आप कहेंगे चाइना से तुलना करो, तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए चाइना ज्यादा स्पेंडिंग करता होगा। ठीक है, जब वो अपने एक यूनिवर्सिटी पे, सिंहुआ यूनिवर्सिटी, जो कल मैंने बताया था, अकेले इस पे $5.7 बिलियन, $7 बिलियन एक यूनिवर्सिटी पे खर्च करता है, और हम सब पूरे आईआईटी को मिला के भी इतना खर्च नहीं कर पाते हैं। तो अंदाजा लगा लीजिए कि यूनिवर्सिटी में $5.7 बिलियन खर्च करता है, तो हेल्थ एक्सपेंडिचर में भी जबरदस्त खर्च करता है। तो हेल्थ क्वालिटी गैप हमारा बहुत बड़ा है। आप बहुत डेटा देखते रहिए, जो राइटर है इस आर्टिकल के, बहुत एकदम पोस्टमार्टम किया हुआ है अच्छे से, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। ठीक है, कोविड का एग्जांपल देखिए, कोविड के बाद क्या होना चाहिए था, हेल्थ बजट बड़ा होना चाहिए था, आईसीयू बेड्स बढ़ने चाहिए थे, रूरल हेल्थ केयर को मजबूत होना चाहिए था। रियलिटी में हुआ क्या, स्पेंडिंग अभी भी 2% ऑफ जीडीपी, मतलब कमी है। डॉक्टर शॉर्टेज जारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अनइवन है। ये एडिटोरियल का मेन पॉइंट है कि क्राइसिस से सीख तो मिली लेकिन पॉलिसी में कन्वर्ट नहीं हुई। और आप बहुत सारा न्यूज चैनल पे देखते होंगे ना, जो यूट्यूब पे दिखाते होंगे ग्राउंड रियलिटी, आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज चैनल दिखा रहे हैं कि हॉस्पिटल में जाना है, हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, या चूहा घूम रहा है ऐसे। बिहार का ग्राउंड रियलिटी दिखाया गया था, तो चूहा घूम रहा था, छत टपक रही थी ऐसे ऐसे, काली का ऐसा लगा कि भूत बंगला में आ गए। हॉस्पिटल क्या कहा जाएगा उसको, ये हाल था। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है, इंडिया रिएक्टिव स्टेट है, प्रिवेंटिव स्टेट नहीं है। क्या मतलब है इसका, कि क्राइसिस आता है तो टेम्परेरी रिस्पॉन्स करते हैं हम, हल्का फुल्का रिस्पॉन्स कर देते हैं, लेकिन क्राइसिस खत्म होता है सिस्टम फिर निगलेक्ट कर देता है, वैसा का वैसा ही चलता है। मतलब कोई क्राइसिस आया तो क्या है, सब्सिडी देंगे, टेम्परेरी सब्सिडी। अभी क्या हो रहा है, ऑयल क्राइसिस है तो ऑयल पे क्या कस्टम ड्यूटी कम किया गया है,
एक तरीके की सब्सिडी मान लीजिए आपके लिए, थोड़ा बोझ ना पड़े। तो ये टेम्परेरी सारी चीज़ें, ठीक है रिस्पॉन्सिव है, लेकिन ये टेम्परेरी है, कोई बड़ा रिफॉर्म नहीं है ये, बदलाव करे। जैसे ग्रीन एनर्जी पे खूब जबरदस्त तरीके से इतना इन्वेस्ट कर दिया जाए कि ऑयल पे डिपेंडेंसी जो है खत्म ही हो जाए, लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने लगे, हमें डिपेंड रहना ही ना पड़े। इससे इकोनॉमिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हेल्थ वीक होने से प्रोडक्टिविटी घटती है, हाउस होल्ड डेप्ट में चले जाते हैं, ह्यूमन डेप्ट मतलब कर्ज में, ह्यूमन कैपिटल कमजोर हो जाता है। इसलिए क्या है, हेल्थ इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ का बेस, यानी हेल्थ आपका ठीक है तो आपका इकोनॉमिक बेस जो है बहुत मजबूत है। आप खुद बीमार पड़ जाते हैं तो जो आप एक्टिविटी करते हैं कर नहीं पाते, लेकिन हेल्थ ठीक रहता है तो आप जबरदस्त तरीके से प्रोडक्टिव होकर काम करते हैं। अब देखिए जो मैंने बोला था कि वो डेटा याद रखिएगा, इंडिया में क्या है 1000 पे कितने डॉक्टर होना चाहिए, और WHO के अनुसार 1, लेकिन यहाँ पे 1.1 से 1.3 दिखाया था। आपको लगेगा कि अच्छा तो है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको लगेगा ठीक दिख रहा है, लेकिन असल में दिक्कत है इसमें। अब एक एक करके इस डेटा के अनुसार हम देखेंगे क्या दिक्कत है। देखिए सरफेस पर इंडिया ठीक लगेगा उस WHO के अकॉर्डिंग की 1000 पे 1 डॉक्टर है, ठीक है। इंडिया तो 1 से 1.3 दिखा रहा है तो अच्छा ही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डॉक्टर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी बराबर रूप से बटे नहीं है। अर्बन इंडिया 4 से 5 डॉक्टर 1000 लोगों पे, 1000 लोगों पे 4 से 5 डॉक्टर शहर में, कुछ एरियाज में। रूरल इंडिया में देखिए क्या है, 0.3 घट गया, 0.5 आ गया। गांव में WHO क्या बोल रहा है, 1000 पे 1 होना चाहिए, और ये जो बताया गया ये इसने हर जगह बताया कि गांव रहे शहर रहे कोई इलाका रहे, 1000 पे 1 डॉक्टर तो होना ही चाहिए, ये WHO के स्टैंडर्ड है। लेकिन यहाँ देखिए इंडिया में 4 से 5 डॉक्टर 1000 लोगों पे, लेकिन रूरल में गांव में ये संख्या घट गई, 0.3 0.5 पे पहुंच गया, तो ये एक तो है ही नहीं। ठीक है, तो एवरेज अच्छा दिखता है, जैसे ऊपर दिखा है ना कि 1 से 1.3 दिखाया तो एवरेज है, वो एवरेज अच्छा दिखता है, लेकिन रूरल कोलैप्स कर गया गांव में। इंडिया की 65% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, गांव में रहती है, और गांव में ही डॉक्टर की जरूरत है, वहीं सबसे ज्यादा शॉर्टेज है। अब प्रॉब्लम क्या है, रजिस्टर्ड वर्सेस अवेलेबल डॉक्टर्स। ऑफिशियल डेटा में रजिस्टर्ड डॉक्टर काउंट होते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, कई डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करते, कई डॉक्टर अब्रॉड चले जाते हैं, कई एडमिन जॉब में है। ठीक है, रिजल्ट क्या है, एक्चुअल अवेलेबल डॉक्टर कम है। ग्राउंड रियलिटी की परत खुल रही है एक एक करके। हम क्या कर रहे हैं, पोस्टमार्टम, क्वालिटी इशू। ठीक, WHO का रेशियो क्या है, नंबर देख रहा है, लेकिन इंडिया में क्या है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भारी कमी है, प्राइमरी केयर वीक, ट्रेनिंग क्वालिटी अनइवन है। शहरों में खूब जबरदस्त आपको ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ मिलती है, गाँव में क्या है, वो जो 0.3 से 0.5 है भी, तो वो क्या उनको उतना बढ़िया ट्रेनिंग मिल रही है, वो सारी चीजें। एग्जाम्पल, MBBS डॉक्टर है लेकिन ICU स्पेशलिस्ट नहीं है। रूरल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर अब्सेंट रहते हैं। समस्या दिख रही है, बहुत गैप है। तीसरा पब्लिक, चौथा है पब्लिक और प्राइवेट गैप। इंडिया में 70% हेल्थ केयर क्या है, प्राइवेट सेक्टर। प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉन्सेंट्रेटेड है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंडर स्टाफ्ड है, स्टाफ नहीं है, उसमें कमी है। समझ में आया? आप थोड़ा कंपैरिजन देखिए डेवलप कंट्रीज से। इंडिया क्या है, डॉक्टर का रेशियो 1 से 1.3, डिफरेंस क्या है, अनइक्वल है, और प्राइवेट में हैवी रूप से लगे हुए हैं। यूके में 3 है, 1000 पे 3 है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक सिस्टम है। जर्मनी में 4 है, स्पेशलिस्ट अवेलेबल है यहाँ पे। ये 4 मतलब 1000 पे 4, 4 का मतलब ये नहीं कि अर्बन अलग रूरल अलग, हर जगह इक्वली है, एक समान। क्यूबा में 8, क्यूबा में 8, स्ट्रॉन्ग प्राइमरी हेल्थ केयर। ये नंबर देखते रहिए, कैसे हम अपने आप को पता करेंगे कि हमारी कैपेसिटी, कैसे हम तुलना करेंगे अन्य देशों से, तब हम अपने आप को पहचानेंगे हम कहाँ हैं। ठीक, तो सिर्फ नंबर नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन और सिस्टम स्ट्रेंथ मैटर करेगा। चलिए नंबर है 1 1.3, चलिए नंबर छोड़िए, हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, सिस्टम स्ट्रेंथ है या नहीं, ये सब मैटर करेगा, और हम सब मामले में थोड़ा कमजोर दिख रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए हमें। इसीलिए बोल रहा है आर्टिकल में, बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए। अब हेल्थ सेक्टर देखिए, इंडिया में क्या है 1.3 बेड्स पर 1000, यानी 1000 पे, अब बेड्स की बात हो रही है, बेड्स जिसपे मरीजों को लिटाया जाता है, 1.3। ठीक है, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में एक टारगेट रखा गया है कि 1000 पे कम से कम 2 बेड होने चाहिए। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में टारगेट है कि हमें 2 बेड चाहिए 1000 लोगों पे। ठीक है,
हेल्थ स्पेंडिंग कितना है? 2% ऑफ जीडीपी, यानी उससे भी कम, 2% ऑफ जीडीपी से भी कम, 2% से भी कम। ठीक है, तो अगर अगला पेंडेमिक आया तो इंडिया फिर वल्नरेबल रहेगा। अभी जो इतना पूरा डेटा दिखाया पीछे, मान लीजिए कोई पेंडेमिक आ गया, अभी पेंडेमिक आया था, उसे क्या करना था, हमें सीखना था और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने थे, नहीं किया, ये फिर भी ऐसा ही बना हुआ है। फिर कोई आया, फिर अगर कोई पेंडेमिक आया तो क्या होगा, फिर वैसे ही लोग भागेंगे, गैस सिलेंडर लेके खड़े रहेंगे लाइन में, लाइन में खड़े रहेंगे। अभी देखिए ग्राउंड रियलिटी में क्या दिखाया गया था, गैस के लिए लोग लाइन में लगे हुए थे, एलपीजी गैस के लिए लोग लाइन में लगे हुए थे, कुछ लोगों को हार्ट अटैक से मर गए, कुछ लोग मर गए हार्ट अटैक से। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारे पास हमने कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अभी तक नहीं किया है। यही सब तो क्राइसिस है ना। हमें क्या करना था, सब पाइपलाइन वगैरह बिछाना था, सब बेहतर करना था, लेकिन क्या कर रहे थे हम क्या करने में बिजी थे, करप्शन, पैसा, खूब ज्यादा पैसा इकट्ठा करने में, जमा करने में, 2 नंबर का माल अंदर करने में बिजी थे। ठीक, यही दिक्कत है। अब देखिए हेल्थ सेक्टर की सबसे बड़ी कमजोरी देखेंगे, भारत का हेल्थ सिस्टम क्या है, अभी भी कमजोरी है सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेंडिंग के मामले में। इंपॉर्टेंट हमें पता कैसे चलेगा, डेटा वगैरह, डेटा को थोड़ा सा खोल देंगे, दिखने लगेगा। ऊपर बताया कि हॉस्पिटल में कितने बेड है, 1.3 बेड 1000 पे, कितने चाहिए, टारगेट हमारा कितना है, 2 का, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन हेल्थ में स्पेंडिंग कितना है हमारा, 1.5 से 2% ऑफ जीडीपी। डेवलप कंट्री कितना करती है, 6 to 10% ऑफ जीडीपी। ठीक है, और डॉक्टर्स के अब कितना अवेलेबल होना चाहिए, 1000 पे 1 होने चाहिए मिनिमम, सारे डेटा बताया गया। ठीक है, समझ लीजिए अगर 1000 लोगों का एक गांव है, ठीक है, आइडली 2 बेड होने चाहिए, तो सिर्फ रियलिटी में कितना है, 1 से 1.3 बेड अवेलेबल है। मतलब क्या इसका, अगर 10 लोग बीमार हो जाएंगे तो 8-9 लोगों को बेड ही नहीं मिलेगा, ये मतलब है इसका। आपके सामने है सब। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, कोविड-19 का टाइम था, हॉस्पिटल में ओवर क्राउडेड हो गए थे, ऑक्सीजन, आईसीयू बेड की भारी कमी, कई लोगों का इलाज नहीं हो पाया, मिल ही नहीं पाया हमको। सिस्टम नॉर्मल टाइम में ठीक लगता है, लेकिन क्राइसिस में कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है, ये सब जो जितना प्रॉब्लम दिखाया जा रहा है, उसको क्या करना था, सुधारना था, बेहतर करना था, हमें इस पे स्पेंड करना था, खूब सारा पैसा इन्वेस्ट करना था, इन्वेस्टमेंट जबरदस्त तरीके से करना था। लेकिन अभी भी क्या कर रहे हैं, पैसा, टैक्स पेयर का पैसा कहाँ जा रहा है, आना यहाँ से सीधा उधर लगाया जा रहा है, और जो सिटीजन है वो भी बात नहीं कर रहे हैं सब चीजों पे, कि गलत बात है, करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब डेंजरस क्यों है ये, ठीक है, फ्यूचर के लिए रिस्क है। अगर अगला पेंडेमिक आएगा तो केस तेजी से बढ़ेंगे, हॉस्पिटल जल्दी भर जाएंगे, और कई लोग ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा उनको, कई लोगों को। इसलिए इंडिया अभी भी वल्नरेबल है, इसलिए बोला जा रहा है कि अभी भी भारत इन सब मामलों में कमजोर हुआ पड़ा है। रूट कॉज देखिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है, रूरल एरियाज में हॉस्पिटल कम है, प्राइवेट हेल्थ केयर महंगा है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर ध्यान कम है गवर्नमेंट का। ठीक है, इंडिया बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पूरे भारत में समस्या है, केवल हर जगह देखना है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सबको पता है क्या होना चाहिए, जो भी बताएं, हेल्थ स्पेंडिंग बढ़ाना है 3% ऑफ जीडीपी से ज्यादा, मतलब 3% से भी ज्यादा करना है, बेड कैपेसिटी बढ़ाना है, 1000 पे 2 नहीं, 2 से ज्यादा टारगेट रखना चाहिए, डॉक्टर्स और नर्सेस की संख्या बढ़ानी चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर करना चाहिए, वैक्सीनेशन, अवेयरनेस, ये सब चीजें करनी, यही सब करना है। और आप भी एज ए सिटीजन यही सब करिए, बेहतर करिए, अवेयर करिए लोगों को इन सब चीजों से। ठीक है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, देश के नागरिक आप भी हैं। प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर प्रॉब्लम, ग्रोथ हो रहा है लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल अर्बन फोकस्ड है, रूरल एरियाज में हेल्थ केयर कोलैप्स जैसी स्थिति है। तो रिजल्ट क्या है, गरीब लोग इलाज नहीं करा पाते, इनइक्वालिटी बढ़ती है। कितना पैसा खाते हैं प्राइवेट वाले, इतना कि पूछो मत। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक हेल्थ केयर प्रॉब्लम, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा दिखता है, इंडिया में हेल्थ केयर 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखता है, प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी अस्पताल, पब्लिक हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल। लेकिन समस्या यहाँ से शुरू होगी अभी। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल शहरों तक सीमित है, इंडिया में लगभग 70% हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट सर्विस सेक्टर्स देते हैं। ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल मेट्रो सिटीज और बड़े शहरों में, गांव में प्राइवेट हेल्थ केयर बहुत कम है। ये एनालिसिस देख रहे हैं किस लेवल पे है, तो जिस लेवल पे एनालिसिस है तरीके से समझिए। अर्बन एरियाज में 75% ऑफ डॉक्टर है ऑलमोस्ट, जबकि 65% पॉपुलेशन कहाँ है, रूरल एरियाज में। गांव में रह रहा है इतनी जनसंख्या, डॉक्टर कॉन्सेंट्रेटेड है शहर में, पूरा हालत खराब है। तो जहां लोग ज्यादा है वहां डॉक्टर भी कम है,
यही बात है। पब्लिक हेल्थ केयर गांव में कमजोर है। गांव में लोग क्या है, मोस्टली सरकारी अस्पतालों पर डिपेंड करते हैं, पैसा उतना नहीं होता है, ठीक है, डॉक्टर की कमी है, दवाइयों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह खराब है, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PHCs की कमी है 20% से ज्यादा ऑलमोस्ट। कई प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तो डॉक्टर ही नहीं होता है, बहुत खोल दिया गया है, लोग जाते ही नहीं है, जानते हैं ही नहीं तो जाएंगे क्या। रिजल्ट क्या होता है, इलाज ठीक से नहीं मिल पाता है, कई बार लोगों को शहर जाना पड़ता है, पलायन करते हैं लोग, ठीक है, अपना गांव छोड़ के शहर में आएंगे। और फिर आपको देखेगा कि दिल्ली शहर में, दिल्ली जैसे मुंबई जैसे शहर में हॉस्पिटल, वहां पे जाते हैं, उनको रहने की व्यवस्था नहीं होती, महंगा होता है सब। तो क्या करते हैं, वो रेलवे स्टेशन के पटरियों, रेलवे स्टेशन का जो रहने वाला जगह होता है, वहीं पे सीढ़ियों पे सोए हुए मिलते हैं अपने लोगों को लेके, दिखाई देता होगा, न्यूज देखते होंगे तो दिखेगा ये सब, ठीक है। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करते हैं। इंडिया में 50 से 60% हेल्थ खर्च लोग अपनी जेब से करते हैं। ऊपर क्या बताया था, आउट ऑफ पॉकेट खर्च, आउट ऑफ पॉकेट खर्च से गरीबी में लोग जाते हैं। कंपेयर करिए अदर कंट्री से। डेवलप कंट्रीज क्या करती हैं, 50 to 20% सिर्फ, मतलब वहां पे जो हेल्थ सेक्टर के मतलब सिटीजन है क्या करते हैं, हमारे यहाँ 50 to 60% हेल्थ खर्च अपने जेब से जाता है, टैक्स भी भरो अपने जेब से, हेल्थ के लिए भी भरो। वहां पे केवल 15 to 20% है, मतलब इतना ही देते हैं, बाकी गवर्नमेंट देख लेती है, ठीक है। मतलब बीमारी अगर आ गई तो जेब खाली, अगर कई लोग इलाज ही नहीं करा पाते, बिना इलाज के ही चले जाते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि हेल्थ केयर इनइक्वालिटी बढ़ती है। अमीर क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, अच्छा इलाज मिलेगा, गरीब कहाँ जाएगा, सरकारी अस्पताल में जाएगा, कमजोर इलाज है, क्योंकि सरकारी अस्पताल की हालत खराब है, तो गैप बढ़ता जाता है। हालत ही खराब है तो गैप तो बढ़ेगा ही। पावर्टी ट्रैप देखिए, बीमारी, खर्च, कर्ज और गरीबी। बीमार हुए, आउट ऑफ पॉकेट खर्च किया बहुत ज्यादा, कर्ज लिया, कर्ज चुका नहीं पाए, गरीबी में चले गए, ये होता है, ठीक है। हर साल 5 से 6 करोड़ लोग पर ईयर, ये फैक्ट है, 5 से 6 करोड़ लोग हेल्थ केयर खर्च के कारण गरीबी में चले जाते हैं। पैसा उनके पास नहीं होता, उनको उम्मीद होती है कि सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो इलाज हो जाएगा और बढ़िया से काम होगा हमारा, हो ही नहीं पाता, तो वो लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं और फिर उस VCS साइकिल में फंसते हैं और हालत खराब हो जाता है। यानी ये रहा पॉवर्टी लाइन, जहां से सब लोग मेहनत कर रहा है पॉवर्टी रिडक्शन का निकलने का, वापस इधर ही चले जाते हैं वापस। चलो वापस चलते हैं, केवल हेल्थ सेक्टर में खर्च न करने के कारण गवर्नमेंट के। रूरल हेल्थ केयर कोलैप्स जैसा हाल, डॉक्टर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, इमरजेंसी में डिले होता है, तो कई केसेस में प्रिवेंटेबल डेथ्स होती है। मतलब प्रिवेंटेबल डेथ्स क्या है कि जो रोकी जा सकती है, जिसमें मौत होनी ही नहीं चाहिए, तो वो नॉर्मल बात है, मौत नहीं होनी चाहिए, उसमें मर जाते हैं, उसको बोला जाता है प्रिवेंटेबल डेथ्स। जिसमें मौत नहीं होनी उसमें हो जा रही है, ये हाल है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए गांव में रहने वाला व्यक्ति बीमार हो गया, तो पास के सरकारी अस्पताल में गया, डॉक्टर नहीं मिला, तो फिर क्या किया, पलायन कर गया प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल 50 किलोमीटर दूर है और महंगा भी, और 50 किलोमीटर दूर लिखने का मतलब इसके पास कोई साधन नहीं है, तो वो हॉस्पिटल तक जाए, पैदल जाए, साइकिल तक नहीं है, पैदल कैसे जाएगा, बीमार है और पैदल भी जाए, चलिए घसीटते घसीटते पहुंच गया। अब इसके पास, जिसके पास साइकिल नहीं है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे महंगा इलाज कराएगा, पॉसिबल है। रिजल्ट क्या है, या तो इलाज नहीं कराएगा या कर्ज लेकर इलाज कराएगा, और गरीबी में और दस्ता चला जाएगा, दोनों ही सिचुएशन खराब है। तो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम जो है डुअल इम्बैलेंस से जूझ रहा है। प्राइवेट सेक्टर स्ट्रॉन्ग बट अनइक्वल, अर्बन सेंट्रिक है ये, पब्लिक सेक्टर इंक्लूसिव बट वीक, इसलिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जरूरी है, नहीं तो इनइक्वालिटी और बढ़ेगी और गरीबी बढ़ेगी, मौत बढ़ेगी, प्रिवेंटेबल डेथ्स ये ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चेंज करना था हमें। आर्टिकल चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बहुत जरूरी है। ये क्विक रिस्पॉन्स वगैरह ठीक है कि आपने तुरंत झटका लगा, क्राइसिस आया तो आपने क्विक रिस्पॉन्स किया, लेकिन उस क्राइसिस से हमें सीख लेके थोड़ा बड़ा रिफॉर्म भी तो करो, ताकि ये जो लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान होने वाला इकोनॉमी को, वो सबसे, उन सब चीजों से तो बच सके। लेकिन कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो ग्लोबल लेवल पे इवेंट्स हुए, उससे क्या सीख मिलेगी आपको, बहुत बड़ी सीख मिलेगी। देखिए, रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, एनर्जी और फर्टिलाइजर का क्राइसिस बढ़ा सभी जगह, तो इंडिया ने क्या किया, फ्यूल टैक्स कम किया, गैस सब्सिडी दे दी, ठीक है, ये क्या है, क्विक रिस्पॉन्स है, जैसा अभी अभी किया गया है ना कि कस्टम ड्यूटी कम किया गया ऑयल पे, तो ठीक ठीक वैसा ही है ये, ठीक है, ये क्विक रिस्पॉन्स किया इन्होंने, क्विक रिस्पॉन्स है इनका, लेकिन क्या है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं बनाया इस टाइम। और इस क्राइसिस के बाद भी अगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं किया,
फिर ऐसा कोई आएगा, फिर ये सब्सिडी वगैरह देंगे, फिजिकल डेफिसिट वगैरह बढ़ेगा, फिर बाद में टैक्स और बढ़ा के आपके ही जेब में हाथ डाल देंगे कि निकालो। समझ में? तो प्रॉब्लम क्या हुआ है, रसिया यूक्रेन वॉर के कारण ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब, फर्टिलाइजर यानी डीएपी, यूरिया सब महंगा, फूड प्राइस भी बढ़ गए, क्योंकि ये सब कहाँ से छिड़का जाता है, ये खेत है, फसलों में किसान ज्यादा लगाएगा तो कोशिश करेगा ज्यादा महंगे में बेचेगा, तो आप पे ही बोझ बढ़ेगा। 2022 में ये डेटा है, 2022 में एनर्जी प्राइसेस 50% तक बढ़े, फूड प्राइस रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचा, फर्टिलाइजर प्राइस तेजी से बढ़े, ग्लोबल शॉर्टेज देखने को मिला था उस वक्त। क्या है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ी, पूरी दुनिया में। अभी आपको खेतों से जुड़ा हुआ सोल्यूशन भी मिलेगा। नैनो यूरिया के बारे में आप लोग कहाँ पढ़ते होंगे, साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं ना, साइंस एंड टेक में नैनो यूरिया, ये सब नीम कोटेड यूरिया पढ़ते हैं, ये सब रिप्लेस करना चाहिए, उस पर ही जंप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डीएपी यूरिया वगैरह को कम करता है, काफी फायदा होता है उससे। तो इंडिया ने किया क्या, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, सरकार ने तुरंत राहत दी, फ्यूल टैक्स कम किए, पेट्रोल डीजल सस्ता करने की कोशिश की, लोगों को इन्फ्लेशन से राहत दी, सब्सिडी बढ़ाई, फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाई गई किसानों के लिए, ये सब शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। गैस सब्सिडी भी दी, यानी फर्टिलाइजर सब्सिडी लाखों करोड़ों तक पहुंची। सिर्फ यूक्रेन वॉर से इंडिया को 2.2 लाख करोड़ रेवेन्यू लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि सब सब्सिडी वगैरह में चला गया। किस लिए? क्योंकि रूस, ये रसिया यूक्रेन वाला जो वॉर हुआ उसमें 2.2 लाख करोड़ रेवेन्यू लॉस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सब्सिडी दे दी। अगर हमने कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया होता, जैसे ये यूरिया पे डिपेंडेंसी वगैरह कम की होती, तो ये पैसा बच सकता था। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम, ये जो भी सब्सिडी वगैरह दिया गया, ये जो ऊपर दिखा बताया, ये सब टेम्परेरी है, शॉर्ट टर्म पे। ठीक है, टैक्स कम किया, सरकार की कमाई घटी, सब्सिडी दी, सरकार का खर्च बढ़ गया, मतलब डबल प्रेशर ऑन इकोनॉमी है। जो चीज नहीं करना चाहिए था, जो मतलब जरूरत नहीं थी, अगर हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर लेते तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ती हमें ज्यादा, तो हमारे पास डबल प्रेशर ऑफ इकोनॉमी से बचते हैं। अब देखिए कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्यों जरूरी है या क्या क्यों था। इंडिया ने बड़े कदम नहीं लिए, जैसे एनर्जी इंडिपेंडेंस होना था, आत्मनिर्भर होना था, नहीं हुए। ऑयल इंपोर्ट अभी भी हाई है, रसिया से 35 to 40%। फर्टिलाइजर में सेल्फ रिलायंस होना था, नहीं हुए। इंडिया फर्टिलाइजर इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, वॉर से सप्लाई तुरंत डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, अल्टरनेटिव प्लानिंग, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर विंड को तेज नहीं किया, चल रहा है लेकिन तेजी से नहीं काम किया उस पर। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने में स्लो प्रोग्रेस। ये सब क्या है कि फर्टिलाइजर में सेल्फ रिलायंस हो जाए, अल्टरनेटिव प्लानिंग ले ले, एनर्जी में इंडिपेंडेंट हो जाए, ये सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। जब हम ये करेंगे तो ये सब जो ऊपर सब्सिडी, जो टैक्स कम करके पैसा फूका जा रहा है, अनावश्यक रेवेन्यू लॉस हो रहा है, वो नहीं होगा, और उन पैसों का हम सही जगह इस्तेमाल करेंगे, दूसरी जगह इस्तेमाल करेंगे। अब इसको एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए घर में एलपीजी महंगी हो गई, आपने क्या किया, कुछ दिन सब्सिडी ले ली लेकिन अपना सोलर सिस्टम नहीं लगाया। समझ में आया? कुछ दिन सब्सिडी ले लेकिन खुद का सोलर सिस्टम नहीं लगाया, रिजल्ट क्या होगा, अगली बार फिर क्राइसिस आएगा, फिर सब्सिडी। ठीक है, अपना घर मतलब क्या, अपना घर जो यहाँ लिखा हुआ ना कि घर में अगर एलपीजी महंगी हुई मतलब देश में एलपीजी महंगी हो गई तो कुछ दिन सब्सिडी ले ली लेकिन अपना देश ने अपना सोलर सिस्टम नहीं लगाया, डेवलप नहीं किया, ये वही है। तो अगली बार क्राइसिस आएगा, फिर सब्सिडी के लिए तैयार हो जाइए। लेसन क्या है कि शॉर्ट टर्म टैक्स कट, सब्सिडी जनता को राहत जरूर देगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें क्या चाहिए, सेल्फ रिलायंस, एनर्जी, फर्टिलाइजर जरूरी है, नहीं तो क्या है, ग्लोबल क्राइसिस आएगा और फिर वल्नरेबल हम रहेंगे ही, फिर सब्सिडी, फिर कट, रेवेन्यू लॉस, जो पैसा कहीं और इस्तेमाल हो सकता था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करके, वो हमने नहीं किया। तो इंडिया क्राइसिस मैनेज तो कर लेता है, क्राइसिस आएगा मैनेज कर लेगा, लेकिन क्राइसिस प्रिवेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म रिफॉर्म नहीं करता। अब एग्रीकल्चर क्राइसिस देखिए, फर्टिलाइजर इशू, अभी एकदम माइक्रो लेवल पे जाके सब धागा खोलेंगे। एग्रीकल्चर क्राइसिस, फर्टिलाइजर इशू, प्रॉब्लम क्या है, फर्टिलाइजर इंपोर्ट हम डिपेंडेंट है, सब्सिडी बहुत बढ़ रही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था, ये जो सब्सिडी दे रहे हैं इन सब मामलों में डीबीटी करना था, फार्मर्स को सॉइल हेल्थ इंप्रूव करना है, यूरिया डिपेंडेंसी कम करनी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने का मतलब, अगर आपको किसानों को फायदा ही देना है इन सब के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, किसानों के अकाउंट में पैसा भेज दीजिए, वो अपनी मर्जी से खरीद लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, देखिए इंपोर्ट डिपेंडेंसी ये प्रॉब्लम है। इंडिया अपनी जरूरत का पूरा फर्टिलाइजर खुद नहीं बना पाता है। ठीक है, टोटल कंजम्पशन कितना है 2023-24 का, 601 लाख मीट्रिक टन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन 503 लाख मीट्रिक टन, इंपोर्ट कितना है 117 लाख मीट्रिक टन।
मतलब क्या, लगभग 20 से 25% फर्टिलाइजर बाहर से आ रहा है। कुछ फर्टिलाइजर्स में डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। डीएपी फास्फेट 60% हम इंपोर्ट करते हैं। पोटास एमओपी 100% इंपोर्ट करते हैं। ये 100% डेटा है। ये क्या है, ग्लोबल वॉर, रशिया यूक्रेन मिडिल ईस्ट, अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला मुद्दा चला, फर्टिलाइजर महंगा होगा, इंडिया को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है इन सब मामलों में। तो 2025-26 में फर्टिलाइजर इंपोर्ट बिल क्या है, $18 बिलियन तक पहुंच सकता है। ये नंबर याद रखिएगा, लेटेस्ट है। 2025-26 में फर्टिलाइजर इंपोर्ट बिल $18 बिलियन तक पहुंच सकता है। ये हाल हो गया है। सब्सिडी प्रॉब्लम, सरकार पर बोझ। सरकार किसानों को सस्ता फर्टिलाइजर देती है, तो 2025-26 में सब्सिडी कितना है, 1.28 लाख करोड़ पहुंचने वाला है। और 2026 के आसपास कुल सब्सिडी 1.7 to 1.8 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा सब्सिडी। ठीक है, मतलब क्या, सरकार को बहुत बड़ा पैसा सिर्फ फर्टिलाइजर पर खर्च कर रही है। ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहिए, लेकिन इससे हमको हटना भी है ना। हमको क्या करना है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करके ये जो डिपेंडेंसी इतनी बनी हुई है, जो इतना हम पैसा खर्च कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, नहीं करना है। अभी इसका सोल्यूशन बताया जाएगा क्या है। इसका सोल्यूशन किस पे खर्च करना चाहिए था, ज़्यादा रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च पे खर्च करते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पैसा खर्च करते, तो इन सब चीज़ों से हम निजात पा जाते हैं, उभर जाते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर पाते हैं बेहतर। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पैसा एजुकेशन हेल्थ में भी जा सकता था, सब्सिडी बढ़ती जा रही है, बस ये अनसस्टेनेबल है। ये सब पैसा कहाँ जा सकता था, यहाँ हेल्थ केयर R&D पे खर्च कर सकते थे। तीसरी प्रॉब्लम, ओवर यूज यूरिया। यूरिया से आप देख रहे हो कितना कैंसर बढ़ रहा है यूरिया की वजह से, रिपोर्ट आती रहती है। तो ओवर यूज यूरिया, ठीक है, यूरिया का ओवर यूज होना। किसान सबसे ज्यादा यूरिया इस्तेमाल करता है, उसमें भी नाइट्रोजन। ठीक है, फैक्ट क्या है, यूरिया इज इक्वल टू टोटल फर्टिलाइजर डिमांड का 55%। क्यों, क्योंकि यूरिया सबसे सस्ता है, ये सब्सिडी ज्यादा मिलती है, यूरिया सस्ता मिल जाता है। रिजल्ट, सॉइल खराब हो जाता है, यानी सॉइल इम्बैलेंस हो जाता है, प्रोडक्शन शॉर्ट टर्म बढ़ता है, लॉन्ग टर्म में गिरता है, और किसान 2 से 3 गुना ज्यादा यूरिया डाल देते हैं। लगता है यूरिया डालेंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे तो खूब सॉइल जो है प्रोडक्शन कर देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आप देखेंगे एक समय के बाद बीतते बीतते वहाँ की जो उर्वरता है कम होने लगती है, प्रोडक्शन उतना नहीं होता उसकी जमीन से। ये बताया जा रहा है। सोल्यूशन क्या होना चाहिए था, देखिए सबसे बेहतर सोल्यूशन ये है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT। अभी क्या होता है, सब्सिडी कंपनियों को जाती है, क्या होना चाहिए, पैसा सीधे किसानों के खाते में जाए। फायदा क्या होगा, ये जो लीकेज है, ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाएगा, किसान खुद डिसाइड करेगा कि क्या खरीदना है, सरकार का खर्च कंट्रोल होगा। एग्जाम्पल, LPG सब्सिडी, पहल स्कीम जानते हैं, पहल स्कीम के तहत LPG सब्सिडी जो है सीधे जो बेनिफिशियरी होता है उसके अकाउंट में चला जाता है। सक्सेसफुल मॉडल है। जो LPG आपके घर में आता है भाई, जो आपके घर में LPG आता है, पहला पूरा पैसा लेते हैं, फिर कुछ पैसा जो है आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है, वो सब्सिडी का पैसा है। ठीक है, तो ये पहल स्कीम के तहत होता है, सक्सेसफुल है ये करना था। सॉइल हेल्थ इंप्रूव करना है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस है, जैसे N ज्यादा है, P कम है, PN के, ठीक, ये सब चेक करना है। सॉल्यूशन क्या है, सॉइल हेल्थ कार्ड आपने पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, या तो एग्रीकल्चर जब पढ़ाया गया होगा तब पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायो फर्टिलाइजर, ये सॉल्यूशन है। तो फैक्ट क्या है, PM प्रणाम स्कीम से 14 राज्यों ने फर्टिलाइजर यूज को कम किया है। कितना, 1.5 मीट्रिक टन रिडक्ट किया है। कौन सा स्कीम, PM प्रणाम स्कीम, प्रणाम ये वाला, इसको नेट पे सर्च करिएगा, पढ़ेंगे। ठीक है, तो 14 राज्यों में फर्टिलाइजर यूज कम किया है। तो जब फर्टिलाइजर यूज कम होगा तो इंपोर्ट का जो डिपेंडेंसी है हमारी अन्य देशों पे, वो खत्म होगी धीरे धीरे, और वो जो पैसा बचेगा कहीं और इन्वेस्ट होगा। फायदा क्या हुआ, मिट्टी की क्वालिटी बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी स्टेबल रहेगा। समझ में आया होगा। अब देखिए यूरिया की डिपेंडेंसी कम करना, कैसे कम करेंगे यूरिया की डिपेंडेंसी, साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं, नीम कोटेड यूरिया, नैनो यूरिया, बैलेंस फर्टिलाइजर, NPK का मात्रा ठीक रखना, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए पैडी ज्यादा यूरिया यूज करता है, ठीक है, पैडी। मिलेट क्या करता है, कम फर्टिलाइजर चाहिए, और गवर्नमेंट आप देख रहे होंगे कि मिलेट को ज्यादा प्रमोट कर रही है, मोटा अनाज, और ये बहुत ज्यादा पोषक तत्व भी होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स काफी होते हैं, तो इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। फायदा क्या होगा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है कम हो जाएगी, सॉइल का जो मिट्टी का जो हेल्थ है वो इंप्रूव होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। देखिए इंडिया का फर्टिलाइजर क्राइसिस 3 चीजों से जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी यानी ग्लोबल रिस्क, हाई सब्सिडी, फिजिकल बर्डन होगा, यूरिया ओवर यूज होगा, सॉइल डैमेज होगा। यानी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ेगा तो ग्लोबल रिस्क होगा ही होगा, हमारे यहाँ महंगा हो जाएगा कोई चीज, अगर
ग्लोबल क्राइसिस हो गया तो, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला मामला हुआ। हाई सब्सिडी से क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल बर्डन बढ़ेगा, गवर्नमेंट को खूब ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ओवर यूज, सॉइल डैमेज हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू फार्मर, सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट और बैलेंस फर्टिलाइजर यूज। तो यूरिया कम करना है, ठीक है, ये सब करना है। ये सब क्या है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। सातवीं चीज क्या करनी है, इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बढ़ाना है, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना है। लेकिन ये सब जितना बताया अभी ऊपर, सारे स्टेप अधूरे हैं। ठीक, ये सब करना है। करना क्या मतलब है, करना ही है। देखिए अभी जो आर्टिकल का क्या नाम था, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्या मतलब इसका, कि क्राइसिस क्या होता है, सिर्फ प्रॉब्लम, लोग सोचते हैं कि क्राइसिस केवल प्रॉब्लम है, केवल प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई संकट आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी है रिफॉर्म करने का। जिससे मान लीजिए कोई क्राइसिस आया, हमने झेल लिया, तो हमने उसे सीख लिया, तो हमें क्या करना था, रिफॉर्म करना था। वो पहले प्रॉब्लम बनी, ठीक है, लेकिन हमने उसे सीख लिया तो हमको रिफॉर्म करने का मौका मिला, उसे सीख के रिफॉर्म भी करना था। तो यही है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्राइसिस क्या है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। पहले प्रॉब्लम है लेकिन उससे सीखा, फिर हमने क्या किया, रिफॉर्म करने लगे। एग्जाम्पल के लिए कोविड आया, हेल्थ रिफॉर्म का मौका था हमारे पास। यूक्रेन वॉर, अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो भी देख लीजिए, तो एनर्जी रिफॉर्म का मौका है। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो गड़बड़ है, फिर हम वही सब झेलेंगे। लेकिन इंडिया इन अपॉर्चुनिटीज को फुल्ली यूज नहीं कर रहा है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं कर रहा है। जो ऊपर सारे सोल्यूशन बताए गए उसको डेडिकेटेड होके रिफॉर्म नहीं कर रहा है। अब देखिए प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एमसीक्यू देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, आर्टिकल से रिलेटेड, फिर खत्म करते हैं। विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, इसका अर्थ है संकट के दौरान दीर्घकालिक सुधार लागू करने का अवसर। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म करने की बात की जा रही है, वही बताया जा रहा था। ठीक है, और सब नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें नीचे आंसर दिया हुआ है, बाकी आप करेंगे अपने से ऐसे छुपा के तो ठीक है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वास्थ्य क्षेत्र के संदर्भ में सही है, ठीक है, ऑप्शन बी 2 और 3। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय यानी पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है, जीडीपी का 2% से कम। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने 2 बेड प्रति 1000 जनसंख्या का लक्ष्य रखा है। ठीक है, भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर अस्पताल बेड संख्या डब्ल्यूएचओ के मानक से अधिक है, ये गलत है। कोई भी नहीं भी पढ़ा होगा ना तो काट के क्रॉस कर देगा, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, दूसरा सही है, बी। फर्टिलाइजर शॉर्टेज से क्या होगा, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर मॉनेटरी टाइटनिंग हो जाएगी, यानी गवर्नमेंट को खूब ज्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा। तो मॉनेटरी टाइटनिंग करने का क्या मतलब है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, मॉनेटरी टाइटनिंग, ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन रुके। फिजिकल डेफिसिट के बढ़ने का एक संभावित प्रभाव क्या है, सी ब्याज दरों में वृद्धि। फिजिकल डेफिसिट बढ़ने का एक संभावित प्रभाव क्या है, ब्याज दरों में वृद्धि, इंटरेस्ट रेट में। फिजिकल डेफिसिट बढ़ा माने गवर्नमेंट खूब ज्यादा स्पेंड कर रही है, खूब स्पेंड कर रही है। क्यों, ग्लोबल क्राइसिस आया हुआ, महंगा हुआ है, सब्सिडी दे रही है, खूब अंदर फेंक रही है। क्या होगा, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। इससे इन्फ्लेशन क्रिएट करने के लिए क्या करता है, ब्याज दर में वृद्धि कर देते, लोग डिमांड कम करें। ठीक है, संभावित प्रभाव यही होगा। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन से उपाय दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए उचित है। ठीक है, कौन से उचित है, सी 1, 3, 4। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का निर्माण, रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लागू करना, फर्टिलाइजर सब्सिडी को अनिश्चित काल तक बढ़ा देना। अनिश्चित काल तक बढ़ा देंगे, इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा, बहुत बूम करेगा। अब एक मेंस का क्वेश्चन, संकट केवल चुनौती ही नहीं बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक सुधारों के अवसर भी प्रदान करते हैं। भारत के हालिया अनुभवों के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। 150 से 250 शब्द में लिखिए, जितना बताया पीछे आप आराम से एनालिसिस कर सकते हैं। क्राइसिस क्या बताना इंट्रोडक्शन में, क्राइसिस इकोनॉमिक शॉक, रिफॉर्म अपॉर्चुनिटी, कोविड, एनर्जी क्राइसिस, क्लाइमेट शॉक, सब। बॉडी में क्या, क्राइसिस एज इकोनॉमिक शॉक, इम्पैक्ट, हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म, एनर्जी सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, फिर गवर्नेंस एंड डिजिटल इकोनॉमी, यूपीआई, डीबीटी एक्सेलरेटिंग ड्यूरिंग कोविड, चैलेंजेस एंड लिमिटेशन, पॉलिटिकल विल की कमी, शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म, सब्सिडीज और इम्प्लीमेंटेशन गैप, ये सब बताएंगे कंक्लूजन में ये। ठीक है, अभी इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आपको, ये माइंड मैप है। क्राइसिस, कोविड, एनर्जी, क्लाइमेट वॉर, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, फिजिकल, ये जितना भी पढ़ाया ऊपर, तो इसको एक बार आप देख लेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। ये क्या है, माइंड मैप। और क्या है, ये है इन्फोग्राफिक्स। ऊपर जितना भी पढ़ाया है, ये विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये पूरा पढ़ेंगे, देखते ही आपको सब याद आ जाएगा। शॉर्ट में चैलेंजेस क्या है, विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, ये सब बड़े बेहतर तरीके से लिखा गया, समझ में। तो ये आर्टिकल जबरदस्त है। ये क्या करता है, हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में क्या क्या गैप है वो दिखाता है। और क्या बताता है
कि कोई 100 जो क्विक रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बड़ा रिफॉर्म करिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करिए, नहीं तो बार बार हम ये क्विक रिस्पॉन्स पे ही टिक जाएंगे, दिक्कत होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।